ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। माने साथियों, कुछ कहने से पहले भारत के बुकरटीवा संगठन भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ एवं सच्चे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इसी कड़ी में आज जिस महान शख्सियत की जन्म दिवस समारोह का कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, माता रमाबाई अंबेडकर के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के मसीहा वामसेवक एवं DS4 तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक महामानव मान्यवर कांतीराम साहब के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ। अभी हमारे समाज के संतों के शिरोमणि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म दिवस समारोह हम लोगों ने मनाया है। मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में भी कोटिशः नमन करते हुए श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस सभा की सदारत कर रहे माननीय सदर महोदय, हमारे गार्जियन भी है, हमारे पूज्य रिश्तेदार भी हैं और इस संवैधानिक ढांचा में पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर पद से रिटायर भी है माननीय श्री खरपत्तू राम साहब, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इस मंच पर बैठे हमारे परम मित्र एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई महंगूराम जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में बैठे श्री माननीय राममुरत साहब जो प्रधानाध्यापक पद से रिटायर है, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही ओजस्वी विचारों को रख रहे थे भाई परशुराम गौतम जी, पप्पू राजा जी, जो मंच पर बैठे सभी सम्मानित बंधुओं और हमारे सामने जो बैठे हैं हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग में अपना प्रयास रमाबाई अंबेडकर जो एक बच्चा ने बताया पढ़ करके 7 फरवरी 1898 में उनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनके पिताजी का नाम भिक्खू था, माताजी का नाम रुक्मिणी जी था। साथियों, हमारे वक्ताओं ने बताया माताजी का देहांत बहुत पहले हो गया, पिताजी थोड़ा बाद में मरे। चाचा और मामा के सहयोग में बाद में बम्बई चाल में रहने के लिए विवश हो गए। रमाबाई अंबेडकर के पिताजी भिक्खू राम जी समुद्र से मछलियां निकाल करके टोकरी में लेकर बाजार में बेचने का काम किया करते थे, जिससे उनका नमक रोटी चल पा रहा था। संघर्ष की दुनिया से उबर ही नहीं पाए थे कि माता पिता दोनों चले गए। उसी बीच में मात्र 9 वर्ष की उम्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी राम जी अंबेडकर को किसी ने बताया एक बहुत ही होनहार कन्या है, उससे डॉक्टर अंबेडकर का विवाह करें आप। माताएं बहनें सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह रमाबाई अंबेडकर से हुआ। उस समय बाबा साहब की उम्र भी मात्र 14 वर्ष की थी। हाई स्कूल पास भी नहीं हुए थे।
शादी हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि शादी होने के बाद जो कन्याएं घर में पत्नी के रूप में, बहू के रूप में आती हैं, वो थोड़ा अवरोध पैदा करती हैं आगे बढ़ने में। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमारे बहनें हैं, माताएं हैं, आप सब लोगों को कि ऐसी थी रमाबाई अम्बेडकर कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ने में अवरोधक नहीं बनी, बल्कि सहयोगी बनने का काम किया। और आगे बढ़ाने में जो भी भूमिका है रमाबाई अम्बेडकर का, जितना भी हम बताएंगे बहुत कम होगा। ऐसी महान महिलाओं को मैं कोटि कोटि पुनः नमन करता। माननीय साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवन गाथा को सब लोग बताते हैं। बात देना चाहता हूं कि आपने एक बौद्ध विहार बना करके सबको यहाँ आने का मौका दिया। भीमराव अम्बेडकर ने सब किया है। SC ST OBC माइनॉरिटीज और सर्व समाज के विषय में जो भी व्यवस्था उन्होंने दिया है, और हमारे समाज के उत्थान और बेहतरी के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, प्रज्ञा, करुणा का जो मूल मंत्र, भारत के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में जो पिरोने का काम बाबा साहब ने किया है, उसमें 2/3 बहुमत जब तक हो नहीं सकता, एक लाइन भी कोई छेड़ नहीं सकता। थोड़ा घना परिस्थितियों के अनुसार संशोधन कर सकते हैं, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं हो सकता। इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी भी दल की सरकार क्यों न बन जाए, पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों न बन जाए, उसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और माइनॉरिटी समाज के लोग इतनी संख्या में होते हैं, उसमें उनका भी अधिकार सुरक्षित जुड़ा हुआ है। यदि भारत के संविधान के बारे में कोई छेड़ने का काम करेगा तो सारे हमारे बैकवर्ड समाज के लोग ही पैर खींच देंगे। एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं, जैसे बहुजन समाज पार्टी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब जब मंडल कमीशन की अगुवाई कर रहे थे 1990 में, बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लग रहा था। ब्लॉकों में, तहसीलों में, जिला में तो धरना प्रदर्शन चलाने का काम मान्यवर साहब ने किया, लेकिन दिल्ली के बोर्ड क्लब पर 1.5 महीना लगातार धरना करने का काम किया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन और सिद्धांत को जो उन्होंने बैकवर्डों के लिए मंडल कमीशन का व्यवस्था किया है, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जानते हैं क्या हुआ? बीपी सिंह के सरकार में देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे। कांशीराम की बात को, नारा को सुनकर अपना कैबिनेट मंत्रालय छोड़कर देवीलाल आने का काम किए और कहे कि कांशीराम साहब, जो लड़ाई हम बैकवर्डों को लड़नी चाहिए थी वह लड़ाई आप लड़ रहे हैं। मैं भी आपके मंच से घोषणा करता हूं कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो जानते हैं क्या हुआ? बीपी सिंह आनंद फानन में घोषणा करते हैं कि मंडल कमीशन में 27% आरक्षण पिछड़े समाज को दिया जाए। तो मेरे कहने का मतलब, आज हमारे अखिलेश भैया भी कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूं। उस समय उनको पता था कि हम सामान्य हैं, सवर्ण। जब वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से उतरे तो योगी आदित्यनाथ जी उसकी शुद्धिकरण के लिए 108 बार गंगा जल से धोने का काम किया और हवन पूजन करने के बाद गाय बांधने का काम किया कि एक शूद्र कुर्सी पर बैठ गया था। जब तक वह शुद्ध नहीं हो जाती, मैं उस मुख्यमंत्री के आवास में जाने का काम नहीं करूंगा। साथियों, तो देर से ही सही, समझ तो आना ही। मैं बताना चाहता हूं कि आज इस समाज को बदलने के लिए
रविदास जी का भी नाम है। समाज के बदलने में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही। ज्योतिबा फूले साहब ने भी बहुत प्रयास किया, सावित्रीबाई फूले ने भी बहुत प्रयास किया। हमारे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। प्रथम शिक्षा का दरवाजा खोलने वाली कोई है महिलाओं के लिए तो सावित्रीबाई फूले, और ज्योतिबा फूले साहब के सहयोग से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार उस समय मिला। साथियों, ईवी स्वामी नायकर साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, सभी लोगों ने प्रयास किया इस समाज के बेहतरी के लिए, समाज को बदलने के लिए, समतामूलक समाज बनाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे कहने का आशय यह है साथियों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बारी उसके बाद आती है। उन लोगों ने जो भी प्रयास किया, बाबा साहब ने उसको अध्ययन किया और ये महसूस किया कि अपने समाज के दुख दर्द को जब तक हम दूर नहीं कर सकते हैं तब तक कि आपकी समस्या, हमारी समस्या को उठाने वाला सदन में हमारा कोई मेंबर नहीं जाएगा। जब तक संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में हमारा कोई सदस्य नहीं पहुंचेगा, आपकी समस्या को उठाएगा ही नहीं। और जब हमारी समस्या उठेगी ही नहीं तो उसका निदान कैसे होगा? इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की होली जलाना पड़ा। बाबा साहब जलाए। कहा कि राज रतन जी, बाबा साहब के छोटे पुत्र की मृत्यु हो गई, अब बाबा साहब को सदन में जाना था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था और उसमें प्रधानमंत्री रेमजो मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे, उस सम्मेलन में बाबा साहब को आपके दुख दर्द भरी कहानी को रखना था। यह रखना था कि घड़ा छूने की तो बात दूर है, कुआं से पानी भी आप नहीं निकाल सकते। आपकी परछाई से भी दूर होते थे लोग, आपकी परछाई भी पड़ जाती थी तो 12 बजे रात में भी ब्राह्मण समाज और सर्व समाज के हिंदू के ठेकेदारों ने अपने बच्चों को नहलाने का काम किया करते थे कि मेरा बच्चा अशुद्ध हो गया क्योंकि शूद्र की परछाई पड़ गई। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना बताना चाहता हूं साथियों कि बाबा साहब को मानते हैं, रमाबाई अंबेडकर को मानते हैं, कांशीराम साहब के पदचिन्हों पर चलने का काम करते हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो काम नहीं हुआ सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में बाबा साहब ने अपनी शिरकत किया और उसमें जो अधिकार प्राप्त किया, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिमांड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया, जो बाद में अंग्रेजी हुकूमत के कम्युनल अवार्ड में पारित हुआ। उसमें द्वय मत का अधिकार था, उसमें एक वोट देने का भी अधिकार था। मैं बता दूं कि अधिकार क्या था साथियों, द्वय मत का अधिकार जो था, बाबा साहब चाहते हैं कि जो उन्होंने अधिकार दिया था संविधान में, आरक्षण का, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगा क्योंकि करी के लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही समाज में कुशल भूमिका अपनाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सम्मानित साथियों, द्वय मत का अधिकार बाबा साहब ये चाहते थे, जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने कराया है अनुसूचित जाति के लिए, उनकी चाहत थी जो सीट अनुसूचित है, चाहे प्रधान के लिए, चाहे बीडीसी के लिए, चाहे जिला पंचायत के लिए, या विधायक या लोकसभा के लिए, उसमें वोट सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही देंगे और जो सीट सामान्य होगी उस सीट पर अनुसूचित जाति के लोग भी वोट देंगे और सामान्य वर्ग के लोग भी वोट देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी जी नर्मदा जेल में उस समय थे
आंदोलन में बंद थे, उन्होंने आमरण अनशन किया 21 दिन तक। 21 दिन तक आमरण अनशन करके इस सिद्धांत को मजबूरी में बाबा साहब को इस अधिकार को हटाने पर विवश किया, लेकिन द्वय मत का अधिकार चला गया, लेकिन वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार जरूर दिलाया बाबा साहब ने। उन्होंने कहा कि हमारी माताएं हों, बहनें हों, चाहे नौजवान साथी हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, सभी को जो 18 वर्ष का उम्र पार कर लिए हैं, एक वोट देने का अधिकार उनको सुरक्षित होगा और सभी एक वोट का कीमत बराबर हो। जैसा अपने भाषा में लोग कहते हैं कि रानी हो या मिस्त्रानी, चाहे राजा हो चाहे डोम हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया और सभी वोट का कीमत बराबर करने का काम किया। साथियों, आज आरक्षण की बात आती है, लोग कहते हैं संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें अधिकार कब दिए जानते आप सभी लोग हैं। क से ज्ञ तक सारे लोग जानते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को मिलाकर के, मात्रा मिलाकर के शब्द बनाया जाता है और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। किस शब्द और किस वाक्य को कब और कहाँ कहा जाता है, बस इसी बात की जरूरत होती है, ध्यान देने की बात होती है। सम्मानित साथियों, रमाबाई अंबेडकर का देहांत 27 मई 1935 को होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत आहत होते हैं, लेकिन जो कमिलर अवार्ड में अधिकार पास हुआ था 1935 में, भारतीय अधिनियम एक्ट लागू हुआ। साथियों, भारतीय अधिनियम एक्ट में अनुसूचित जाति के लोगों को राजनीति में आरक्षण दिलाने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने 1935 में ही दिलाने का काम किया। 1935 में राजनीति में आरक्षण बाबा साहब ने दिलाने का काम किया, जो 1935 के भारतीय अधिनियम एक्ट में लागू हुआ, चुनाव हुआ, उसमें भागीदारी मिली। उस समय हमारा देश गुलाम था, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन आरक्षण हमें राजनीति में 1935 में भी मिला। 1942 में शिक्षा में आरक्षण दिलाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। उस समय भी मेरा देश गुलाम था। रही नौकरी की बात, अंग्रेजों से लड़कर 1946 में नौकरी में भी आरक्षण दिलाने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और आजाद हमारा देश होता है 15 अगस्त 1947 को। मैं यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे भाई ने कहा, साथियों, जब इस संविधान में, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज जाने की बात कहे और संविधान में सारा दिया हुआ अधिकार देने की बात आई, तो आ गई बात, जो सदन का मेंबर होगा वही उसमें बैठ सकता है, वही उसमें बोल सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदन के लोकसभा के मेंबर नहीं थे। चुनाव होता है साथियों, और चुनाव में कांग्रेस एंड कंपनी के लोग बाबा साहब के खिलाफ उन्हीं के नौकर, उन्हीं के पर्सनल सेक्रेटरी कजलोलकर को चुनाव लड़ाते हैं। जैसे हमारे भाइयों ने कहा कि वोट के अधिकार को आप पाए हैं तो उसको समझने की और उसकी रक्षा करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ क्या हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं,
के खिलाफ कजलोकर को लड़ा करके उस जमाने में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके बाबा साहब जैसे महान शख्सियत को हराकर कजलोकर को जिताकर भेजने का काम किया कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने। ऐसा क्यों किया जानते हैं? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर सदन में जा ही नहीं पाएंगे तो जो दिए हैं अधिकारों के माध्यम से अधिकार अपने दलित शोषित पिछड़े समाज के उत्थान के लिए उसमें डालने का काम संविधान के फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाल पाएंगे और उनका सारा सपना बेकार हो जाएगा। सम्मानित साथियों, उसी समय पिछड़े समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग जैसोर एंड खुरना सीट से एक साथी लोकसभा से त्यागपत्र देते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखकर बुलाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप यहाँ से चुनाव लड़िए, हम जिता करके भेजेंगे और हमारा जाना जरूरी नहीं है। यदि आप जाएंगे तो दलित समाज, पिछड़े समाज, माइनॉरिटी समाज, सभी समाज का भला होगा। जिता करके भेजा। बाबा साहब जीत तो गए, लेकिन क्या हुआ जानते हैं? उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। सम्मानित साथियों, भारत और पाकिस्तान में एक शर्त थी कि बंटवारा में जिस विधानसभा, जिस सीट पर 50% से अधिक जनसंख्या मुस्लिम समाज की होगी, वह सीट, वह स्थान पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और जिस सीट पर 50% से अधिक हिंदू होंगे उस सीट को भारत में रखा जाएगा। तो जानते हैं क्या हुआ? जिस सीट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीते थे, 58% हिंदुओं की आबादी थी, उसके बाद भी उस सीट को पाकिस्तान में भेजने का काम किया उन लोगों ने और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तुम पाकिस्तान में जाओ और वही दलित शोषित पिछड़े समाज को अधिकार दिलाओ। बाबा साहब ने कहा कि हमारे लोग तो यहाँ रहते हैं, हम पाकिस्तान में जाकर क्या करेंगे? पाकिस्तान के लाहौर में जाकर के वहां के सदन में अपना त्याग पत्र देते हैं और लंदन जाने का काम करते हो। कहते हैं कि भारत में जो संवैधानिक ढांचा देने की बात करते हैं, हम दलित शोषित पिछड़े समाज की प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन में जा ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे अपने अधिकार दिलाएंगे? हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों ने एक आदेश पारित किया कि जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस सदन में नहीं आएंगे तब तक हम भारत छोड़ने वाले नहीं। व्यवस्था हुई उनकी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोकसभा में जाने दिया गया और सदस्य बने। तब जाकर के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो भी अधिकार 1935 से लेकर 46 तक देने का, दिलाने का काम किया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स में पिरोने का काम किया। उनको भी हराया गया, पाकिस्तान में भेजने का काम किया, लेकिन बाबा साहब हार नहीं माने। उसी तरह से इनको मिशन के रूप में चलाने का, आगे बढ़ाने का काम जिस दिन करेंगे उस दिन हमारा प्रधान भी होगा, मुख्यमंत्री भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा। देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। सम्मानित साथियों,